तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है एनवायरनमेंट इकोलॉजी का टेस्ट नंबर 9 और इसी के साथ जो है टेस्ट 2 में एक टेस्ट और होगा, उसके साथ जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जैसा कि होता है हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट आपको व्याख्या के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आज के टेस्ट में हम क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व करने वाले हैं। और जैसे पहले एक दिन में एक टेस्ट होता था, अब एक दिन में 2 टेस्ट होंगे, यानी 2 वीडियो अपलोड होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, काम ज़्यादा है। तो इस टारगेट को 5 से 6,000 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज चालू है, जिसमें बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी चालू है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितना आप लोग पढ़े हैं उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं वो आ ही जाएगा, वो डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली आपको आ जाएगा, व्याख्या में आपको पकड़ में आ जाएगा। तो आपका बेसिक और प्रैक्टिस दोनों मजबूत रहना चाहिए। तो अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा ही पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिल जाएगी। और इसके साथ आपने कुछ पेपर में न्यूज़ में अगर कोई सब वर्ड रहे तो उसको आप ध्यान रखिएगा, एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें सीसेट की, तो आप जीएस के साथ जो है सीसेट को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आपको उसमें 80 में से 33% आपको लाना है, यानी 27 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने हैं। क्योंकि आप जीएस में पास हो गए, सीसेट में लटक गए तो आपका कोई फ़ायदा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, 61 में क्या पूछा? स्टॉकहोम कन्वेंशन जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, भारत ने अभी तक स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। ऑप्शन 2, वैश्विक इन्वायरमेंट सुविधा को स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन 3, कन्वेंशन डीडीटी के उपयोग को मलेरिया नियंत्रण तक सीमित करने का आह्वान करता है। कौन सा कथन जो है गलत है, इसमें बताना है स्टॉकहोम कन्वेंशन के संबंध में। तो जैसा कि आप लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था वो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं उस पर जो है लंबे समय तक इन्वायरमेंट पर बने रहने वाले रसायनों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। तो आपको क्या इसमें कीवर्ड ध्यान रखना है, ये किस पर है? ये जो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं वो जो ह्यूमन पर इन्वायरमेंट पर जो है प्रभाव डालते हैं और लंबे समय तक जो है बने रहते हैं, केमिकल बने रहते हैं, उससे रिलेटेड एक ग्लोबल संधि है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अस्थायी जैविक प्रदूषक यानी पीओपी के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना। भारत ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की थी। ठीक है, 13 जन 2006 को ये इसकी पुष्टि की थी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन 1 गलत है, तो जहां ऑप्शन होगा वो 1 होगा वो सही होगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है, यानी जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा को स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए एक फाइनेंस तंत्र के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है। कन्वेंशन जो है डीडीटी के उपयोग को मलेरिया नियंत्रण तक सीमित करने का आह्वान करता है। यानी अगर बात करें तो इसमें जो स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो उसमें दूषित करने वाले दर्जन भर रसायन में से 9 पर प्रतिबंध लगाने, जैसे मलेरिया नियंत्रण के लिए डीडीटी के उपयोग को सीमित करने और डाईऑक्सी और फ्यूरान के अनजाने उत्पादन को कम करने का आह्वान किया गया है। ठीक है, इसमें जो है इसको 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया था। 8 कीटनाशक, 2 औद्योगिक रसायन और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं को, 2 अनपेक्षित उत्पादों को जिसमें क्लोरीन शामिल है, तो इन सबको जो है प्रतिबंधित किया गया था। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन 1 जो है सिर्फ गलत है, तो गलत पूछा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? ग्रीन क्रैकर्स यानी जो हरित पटाखे जो थे, ग्रीन क्रैकर्स के बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट दिया गया। ऑप्शन 1 दिया है, ग्रीन क्रैकर्स बिना किसी हानिकारक कच्चे माल का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इसमें एडिटिव्स होते हैं जो उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ऑप्शन 2, इनमें लिथियम आर्सेनिक बेरियम लेड जैसे रासायनिक तत्व होते हैं। और ऑप्शन 3 है, ग्रीन क्रैकर्स जलवाष्प छोड़ते हैं जो धूल कणों को उठने नहीं देते हैं। तो कौन सा कथन सही है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में? तो ग्रीन क्रैकर्स जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स हो गए उसकी तुलना में जो है
जो उसका खोल होता है वो छोटा होता है, वे कम हानिकारक कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। इसमें एडेप्टिव्स होते हैं जो धूल कण को दबाकर उत्सर्जन को कम करते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन एक जो है पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं बल्कि कम कर देते हैं। ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। ठीक है, इसमें जो है लिथियम आर्सेनिक बेरिलियम लेड जैसे रासायनिक तत्व होते हैं, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन भी सही है, यानी ग्रीन क्रैकर्स जो है अगर बात करें जलवायु छोड़ते हैं और धूल कणों को उठने नहीं देते हैं। 30% कम पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी सही है, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? 63 में पूछा है सौर विकिरण प्रबंधन यानी सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। ऑप्शन एक दो तीन दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के बजाय सौर ऊर्जा के प्रवाह को कम करना। ऑप्शन दो स्ट्रेटोस्फेयर एरोसोल इंजेक्शन और सफ़ेद बादल इनबाउंड सूरज की रोशनी को दूर कर सकते हैं और ग्रह को ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन तीन है निम्न और घने बादल शॉर्ट वेव विकिरण को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करते हैं। आपने अगर जो है हीट बजट पढ़ा होगा या आपको पता होगा जो सूर्य का प्रकाश आता है या इंसुलेशन होता है, पृथ्वी जो है गर्म होती है, वो किसके द्वारा होती है? या कहते हैं जो कुल मिलाकर जो हीट प्राप्त होती है वो सनरेज जो होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है जो क्लाउड होते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो आपको इन तीनों में से बताना है कौन सा कथन सही है सौर विकिरण मैनेजमेंट के बारे में। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है इसमें सही है। ठीक है, यानी इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के बजाय सौर ऊर्जा के प्रवाह को कम करना है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है। बादलों को सफ़ेद होना समताप मंडल ने स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन में कणों को इंजेक्ट करना। ठीक है, या अंतरिक्ष में देखेंगे सनसेट होने पर पृथ्वी की परावर्तनशीलता बढ़ सकती है जिससे आने वाला जो सौर विकिरण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है, यानी जो निम्न और घने बादल की बात करें, डेंस जो क्लाउड होते हैं वो शॉर्ट वेव को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, 64 में क्या पूछा है? कृषि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के समन यानी जलवायु परिवर्तन की जो इंटेंसिटी उसको कम करने समन को बढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक पशुधन को फसल उत्पादन सिस्टम में एकीकृत करने से कृषि अपने पदचिन्ह को कम हो जाते हैं, यानी कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा है। ऑप्शन दो की बात करें तो बढ़ी हुई जुताई कृषि के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में योगदान दे सकती है। ऑप्शन तीन मांस उत्पादन कम करने से जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सकती है। कौन सा कथन गलत है? इससे रिलेटेड थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन आ चुका है तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर फसल उत्पादन सिस्टम की बात करें तो पशुओं को एकीकृत करने से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, एकल उत्पाद को बढ़ाने से जुड़े जोखिम में कमी, उर्वरक जो फर्टिलाइजर होते हैं इनपुट और पशु चारा लागत में कमी। इस प्रकार देखेंगे जो ऑप्शन एक है और इस ऑप्शन को सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है जो ट्रेडिशनल जुताई होती है जिसे मिट्टी की जुताई की जा रही है वो माइक्रोबियल क्रिया को प्रोत्साहित करती है, यानी इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हो सकती है। जबकि बात करें नो टिल जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकता है। मिट्टी को टिकाऊ मैनेजमेंट के लिए बिना किसी जुताई प्रबंधन के कई लाभ हैं, जैसे कि मिट्टी की संरचना में सुधार, कटाव को कम करना, मिट्टी की नमी की बढ़ाना, कार्बन जो स्टोरेज है उसको बढ़ाना। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही, यानी जो मांस होता है मांस की खपत व उत्पादन में वृद्धि से वनों की कटाई, जल प्रदूषण, मिट्टी में गिरावट सहित काफ़ी पर्यावरणीय क्षति होती है। अगर उच्च मांस की खपत में बड़े पैमाने पर औद्योगिक कृषि प्रथाओं को जन्म दिया गया है तो जिनकी एंटीबायोटिक और हार्मोन के उपयोग, खाद्य सुरक्षा और पशु कल्याण के बढ़ते जोखिमों की आलोचना की गई है। तो कुल मिलाकर देखेंगे इससे क्या होता है, इससे मांस उत्पादन कम करने से क्या जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सकती है। तो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तीनों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है,
तो तीनों ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें जो है, एक सेकंड रुकिएगा। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें जो है एक दो तीन गलत जो है कोई भी नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दी एबव होना चाहिए। नन ऑफ दी एबव इसमें ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या सही होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, अगर बात करें प्लूवी कल्चर कृत्रिम रूप से वर्षा में वृद्धि कराने की क्रिया है। ऑप्शन दो, यह हवा में मौजूद प्रदूषकों को दबाने का एक अस्थायी तरीका है। कौन सा कथन इसमें सही है? अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन एक जो है सही है, यानी जो रेन मेकिंग जिसे कृत्रिम वर्षा व प्लूवी कल्चर के रूप में भी जाना जाता है, वो आमतौर पर सूखे और व्यापक ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक कृत्रिम रूप से प्रेरित वर्षा बढ़ाने का प्रयास करता है। वो क्या होता है, बादलों में विभिन्न जो है फिजिकल गुणों के अनुसार या शुष्क और बर्फ और सिल्वर आयोडाइड और नमक के पाउडर जैसे उत्प्रेरकों के साथ बादल का निर्माण किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल क्लाउड का निर्माण करके जो है हवाई जहाज़ से जो है रॉकेट का उपयोग करके जो है ये किया जाता है। यानी कुल मिलाकर जो आर्टिफिशियल वर्षा होती है इसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो जो है, ऑप्शन दो भी सही, यानी हवा में मौजूद प्रदूषकों को दबाने के एक अस्थायी तरीका, यानी क्लाउड सीडिंग जिसे कहते हैं। और कृत्रिम वर्षा तभी की जा सकती है जब मौसम में संबंधी परिस्थितियां उपयुक्त हों। तो यदि स्थानीय वातावरण में नमी की मात्रा अपेक्षित जो है मानदंडों को पूरा करती हो, तो इस प्रकार देखेंगे हवा में मौजूद जो भी प्रदूषक हैं दबाने के मामले में तत्काल जो है रोग सूचक राहत प्रदान कर सकता है। अंततः क्या होता है, यदि प्रदूषक स्रोतों यानी वाहनों, उद्योगों और निर्माण में उत्सर्जन करने दिया जाता है, तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश का केवल एक सीमित और अस्थायी प्रभाव होगा। तो इस प्रकार इसमें दोनों सही है। ठीक है, और दोनों सही है, तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो देखेंगे इसमें तो इसमें जो हवा में मौजूद प्रदूषक को दबाने का एक अस्थाई है, अस्थाई प्रभाव नहीं है बल्कि अस्थाई है। तो इसमें दोनों सही नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या सही होगा, इसमें सिर्फ एक सही होगा, दो नहीं, यानी यहाँ एक अस्थाई है, यानी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो इस प्रकार उसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 66 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किगाली संशोधन के अनुसार केवल विकसित देशों की HFC यूज यानी हाइड्रोफ्लोरोक्लोराइड के उपयोग को कम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन दो, HFC का फुल फॉर्म हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। ऑप्शन तीन, पेरिस समझौते के विपरीत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन देश के लिए एक अनिवार्य HFC कमी लक्ष्यों के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करें ऑप्शन एक की, किगाली जो संशोधन हुआ था, किगाली संशोधन के हस्ताक्षरकर्ता दलों में तीन समूह विभाजित किए गए थे, यानी समूह फर्स्ट, समूह सेकंड, समूह थर्ड में। समूह फर्स्ट में कौन थे, समूह फर्स्ट में USA, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ जैसे जो है डेवलपमेंट इकोनॉमी थी, जो 2019 तक जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध करना शुरू कर देगी। ठीक है, यानी 2036 तक जो है 2012 के स्तर के 15% तक कम कर देगी। समूह सेकंड में क्या थी, डेवलपमेंट, यानी जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जैसे चीन, ब्राज़ील और के साथ साथ कुछ अफ्रीकी देश 2024 तक चरणबद्ध हो जाएंगे, 2045 तक 2021 के स्तर तक 20% तक कम कर। और समूह थर्ड में विकासशील अर्थव्यवस्था है, और समूह थर्ड में कौन शामिल है, भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब। ठीक है, कुछ सबसे गर्म जलवायु देश वाले।
और इनका जो टाइम दिया गया था ये 2024 से 26 के स्तर के 15% तक कम कर देंगे। तो इस प्रकार जो है केवल विकसित देश नहीं थे, इसको 3 समूह में डिवाइड किया गया था। ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, यानी जो किगाली समझौता था, एक सेकंड, किगाली संशोधन जो हुआ था पेरिस समझौते को मजबूत करता है और जो प्री इंडस्ट्रियल स्तर की तुलना में 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे वैश्विक तापमान की वृद्धि को प्रतिबंधित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है। और ये पेरिस समझौते के विपरीत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को में किगाली संशोधन देशों के लिए अनिवार्य जो एसएफसी की कमी के लक्ष्यों के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा है? 67 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 भूटान सरकार कार्बन नेगेटिव बनने वाला पहला देश है। ऑप्शन 2 कार्बन न्यूट्रलिटी में उद्योगों द्वारा कार्बन का शून्य उत्सर्जन शामिल है। ऑप्शन 3 ग्रीन वॉशिंग कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने में मदद कर सकता है। कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करेंगे कार्बन नेगेटिव शब्द की, तो कार्बन न्यूट्रलिटी की अवधारणा को एक कदम आगे ले जाता है कार्बन नेगेटिविटी, जहां कार्बन न्यूट्रल आपके द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और आप इससे कितना निकालते हैं के बीच के समान जो है संतुलन है। कार्बन नेगेटिव का अर्थ होता है दोस्तों कि आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे अधिक आप वातावरण से निकालते हैं। भूटान सरकार इस तरह का स्विच करने वाला दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव बनने वाला पहला देश है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 है गलत है। यानी जो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की जा रही या शुद्ध शून्य की बात की जा रही को कार्बन फुटप्रिंट होने का अर्थ है कि एक समान मात्रा में अनुक्रमित या ऑफसेट के साथ जारी कार्बन की मापी गई मात्रा को संतुलित करके या अंतर बनाने के लिए पर्याप्त कार्बन क्रेडिट खरीदकर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 जो है गलत, ऑप्शन 3 भी गलत है। यानी ग्रीन वॉशिंग एक गलत धारणा देने या किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल कैसे है इसके बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है केवल एक सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है? 69 में पूछा है जो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछा है। ऑप्शन 1 दिया गया जलवायु परिवर्तन पर यूएन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत एक समझौता है। ऑप्शन 2 क्योटो प्रोटोकॉल की तरह पेरिस समझौता स्वैच्छिक और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को अनुमानित देता है। ऑप्शन 3 ईरान, इराक, लीबिया, चीन, साउथ सूडान ने पेरिस समझौते की पुष्टि नहीं की है। कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखेंगे अगर ऑप्शन 1 की बात करें, एक सेकंड रुकिएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको हम कमेंट बॉक्स में इसका जो है डिटेल आपको दे देंगे। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं क्या पूछा है। सिक्सटी नाइन में पूछा है कुछ संधिया प्रोटोकॉल दिया गया है और किससे एक किसके कंपोनेंट्स हैं मिलान किया गया है। यानी REDD+ जो है किस पे फोकस करता है? विदेशी पशुओं की सीमा पर आवाजाही को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करता है। नगोया प्रोटोकॉल जो है मानव आनुवंशिक सामग्री पर लागू होता है। और इसके अलावा तालानोवा जो डायलॉग है चर्चा में था, जीवी संशोधित जीवों के उचित आयात के लिए मार्गदर्शन करता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे जो REDD है, एक REDD है और एक REDD+ है। तो REDD का तात्पर्य है वनों की कटाई और वनों के क्षरण के उत्सर्जन को कम करना। वहीं REDD+ का संबंध है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें जो UNFCCC कॉन्फ्रेंस पार्टीज है यानी COP द्वारा बनाए गए ढांचे को संदर्भित करता है।
जो वन क्षेत्र में कार्बन के स्टॉक के संरक्षण और वनों के अस्थायी प्रबंधन और कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए गतिविधि के मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो जो है गलत है, यानी आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच पर नगोया प्रोटोकॉल और जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए उनके उपयोग को उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत साझा कर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ये इसका उद्देश्य है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत तरीके से साझा करना। तो इसमें मानव आनुवांशिक सामग्री पर लागू होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन तीन की बात करें तो तालानुमा वार्ता की बात करें, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो देशों को 2020 के अंत तक अपने इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को लागू करने में मदद करेगी। और तालानुमा डायलॉग को COP23 में फिजी रिपब्लिक के अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार ये भी जो है मिसमैच है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव जो है मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछिए, 70 में क्या पूछा है? 70 में पूछा है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक की बात किया गया है, जो SPCV का गठन यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। ऑप्शन दो है SPCV के पास उस संपत्ति रखने, हासिल करने और उसका निपटान करने का अधिकार है। ऑप्शन तीन है SPCV को सीवेज और व्यापारिक जो बहिस्राव कार्यों को संयंत्रों को निरीक्षण करना ताकि सीवेज और व्यापारिक बहिस्राव का उपचार किया जा सके। ठीक है, तो इसमें बताना कौन सा जो है ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो दोस्तों ये सही है, यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो जल अधिनियम भारत में प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जो वाटर एक्ट था। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? बोर्डों की स्थापना करने के लिए पानी के स्वस्थ प्रकृति को बनाए रखना और बहाल करना, उन्हें ऐसी शक्तियों के साथ निहित करना ताकि वे एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। तो इससे ही जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 ने केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के गठन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन एक सही हो गया। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी SPCB के पास संपत्ति रखने और हासिल करने का निपटान करने का अधिकार है। ऑप्शन तीन की बात करें, ये भी सही है। SPCB सीवेज और व्यापारिक जो अगर बात करें तो जो सीवेज और ट्रेड इन्फ्लुएंस वर्क और प्लांट की बात करें तो ट्रीट सीवेज और ट्रेड इन्फ्लुएंस के उपचार का किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो है ऑप्शन तीन भी सही है, यानी इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन दो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को वाहनों को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन तीन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल केवल जलवाष्प और गर्म हवा के उत्सर्जन करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है देखेंगे तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के संदर्भ में जो है तीनों जो है सही है। ठीक है, यानी ये पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के समान है ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि वे ईंधन यानी ईंधन में क्या इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। बैटरी विद्युत वाहन के विपरीत ये ऊर्जा के भंडारण नहीं करता ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें तीनों जो है ऑप्शन सही है, यानी इसमें ऑप्शन डी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं क्या पूछा है। 72 में पूछा है जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार निम्नलिखित किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, यानी नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चार ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, FAO दिया गया है, ICAR दिया गया है, इसके अलावा जो है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नीति आयोग के सहयोग से और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो आपको इन चारों में से बताना है किसने जो है नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंस शुरू किया था। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन बी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन
पर रणनीति अनुसंधान, किसानों के खेतों पर टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन और कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और किसानों के लिए अन्य हितधारकों को भी जागरूकता फैलाना। तो हाल ही में खबरों में रहा जो है पेंसुलगुम्बा ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का डिस्कशन हमको लास्ट में करेंगे जो पूछा गया है यूपीएससी 2021 में। तो इसमें बताएं कि पेंसुलगुम्बा ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो लद्दाख के जांस्कर घाटी में स्थित जो है पेंसुलगुम्बा ग्लेशियर सर्दियों के दौरान तापमान में वृद्धि और वर्षा में कमी के कारण पीछे सरक रहा है। तो इसके कारण जो है ये न्यूज़ में था और ये देखेंगे तो लद्दाख के जांस्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन 74 की। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना काम करती है। ऑप्शन 1 नई मंजिल, नई रोशनी, नया सवेरा, पढ़ो प्रदेश, हमारी धरोहर। ऑप्शन 6 उस्ताद। तो आपको बताना है अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजना काम करती है। तो इसमें देखेंगे, इसमें ये जो सभी योजनाएं हैं ये इसके अंतर्गत काम करती है। ठीक है, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के अंतर्गत जो है ये काम करती हैं, ये सभी योजनाएं। छः ऑप्शन है, 6 वो सही हैं। अगर बात करें केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, तो 6 केंद्रीय रूप में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, जो सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रमों योजना को लागू करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा जो है ये सभी योजनाएं चलाई गई हैं, इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। 75 में क्या पूछा है। हाल ही में जारी ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। जो 2019 जारी किए गए थे उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन 1 पिछले दशक में स्कूल जाने वाले बच्चों 13 से 15 वर्ष में तंबाकू सेवन में गिरावट आई है। ऑप्शन 2 सर्वेक्षण केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की प्रशासनिक देखरेख में कराया गया। ऑप्शन 3 भारत के उत्तर भारतीय राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सेवन सबसे अधिक है। कौन सा कथन सही है। जो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 यानी GYTS4 2019 में जारी किया गया था। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 देखेंगे, ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी गिरावट आई है। यानी इसमें पिछले 2 वर्षों के सर्वेक्षण के बीच जो वर्तमान उपयोग में 42% 2009 से 2019 में गिरावट आई है। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन 2 की, ऑप्शन 2 जो है गलत है। यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा 2019 में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे का चौथा दौर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये मंत्रालय शामिल नहीं था। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है गलत है। यानी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में छात्रों के बीच तंबाकू की वर्तमान उपयोग जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में सबसे अधिक लगभग 58% से लेकर हिमाचल प्रदेश में 1.1% और कर्नाटक 1.2% सबसे कम है। सबसे अधिक कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में। तो इस प्रकार जो है इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखेंगे तो केवल जो है एक ऑप्शन सही यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा जन औषधि सुगम ऐप के संदर्भ में गलत है। ऑप्शन 1 सरकार ने सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए जन औषधि ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन बी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो अपने आवेदन की उपयोगिता विकसित करने की देखरेख करता है। ऑप्शन सी आवेदन निकटतम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी पता लगाता है जहां दवाएं खरीदी जा सकती हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों जन औषधि सुविधा जो सुगम ऐप है उसके संदर्भ में कौन सा इन तीनों में से ऑप्शन गलत है। तो अगर देखेंगे इसमें जो है ये ऑप्शन बी देखेंगे ये गलत है। ठीक है, यानी जन औषधि सुगम ऐप को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये कोविड-19 के संकट के कारण देशव्यापी तालाबंदी के बीच जो है जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप लोगों को अपने निकटतम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का पता लगाने के लिए जो है और इसकी कीमत के साथ सस्ती जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, इसमें क्या पूछा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश
सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश हाल ही में किस कारण चर्चा में रहा? तो इसमें जो है एशियाई शेर री इंट्रोडक्शन परियोजना, यानी एशियाई शेर का री इंट्रोडक्शन परियोजना के कारण जो है ये जो है चर्चा में रहा चारों। ठीक है। अब भारत सरकार द्वारा एक पहल है जो एशियाई शेरों को पुनरुत्थान यानी पुनरुत्पादन के माध्यम से जंगल में विलुप्त होने की सुरक्षा प्रदान करती है। तो इनके री इंट्रोडक्शन परियोजना के कारण ये चारों चर्चा में रहा एशियाई शेर के। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? तो इसमें पूछा है जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन एक, जैव विविधता हॉटस्पॉट एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जैव विविधता के भंडार की एक महत्वपूर्ण मात्रा है जिस पर अभी तक विनाश के लिए खतरा नहीं है। ऑप्शन दो, संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता हॉटस्पॉट के निर्धारण के लिए मापदंड निर्धारित करता है। ऑप्शन तीन, अन्य मापदंडों में जैव विविधता हॉटस्पॉट का निर्धारण के लिए मापदंडों में केवल पौधों की आबादी पर विचार किया गया है, न कि जानवरों की आबादी पर। ऑप्शन चार, भारत 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट साझा करता है। कौन सा कथन सही है? अगर बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट की, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भंडार है जो विनाश का खतरा है और विनाश का खतरा है। इसलिए कथन एक की बात करें तो कथन एक जो है अभी तक विनाश के लिए खतरा नहीं है, ये बात गलत है, खतरा है तभी तो हॉटस्पॉट के रूप में। और जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है नॉर्मन मायर द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है। ऑप्शन 2 और 3 की बात करें तो ऑप्शन 2 और 3 जो है ये सही है। ठीक है। 4 की बात करें, 4 भी सही, यानी भारत में 4 प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक तो हिमालय क्षेत्र हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, एक है हिमालयन क्षेत्र, दूसरा भारत और बर्मा क्षेत्र, और तीसरा जो है वेस्टर्न घाट, और चौथा जो है सुंडालैंड। ठीक है। तो 4 जो है ये एरिया हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, प्रजाति समरूपता प्रजाति की संख्यात्मक समानता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ऑप्शन 2 की बात करें, प्रजाति समृद्धि को एक समुदाय के कई प्रजातियों के लिए मापा जाता है। ऑप्शन 3, उच्च प्रजातियों की समृद्धि के साथ निम्न प्रजाति समरूपता का एक ऐसे समुदाय को संकेत करती है जहां कुछ प्रजातियां हावी होती। कौन सा कथन सही है? तो कम्युनिटी क्या होती? कम्युनिटी को एक निश्चित जो है जियोग्राफिकल एरिया में रहने और विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों के समूह के रूप में जो है आप परिभाषित कर सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में आपको बताएं तो समुदाय जीवों का एक विविध समूह है जो एक समान स्थान पर परस्पर क्रिया करता है। उदाहरण के लिए बात करें तो एक जंगल में जिसमें जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के साथ मिट्टी के बैक्टीरिया और कवक रहते हैं, एक जैविक समुदाय का गठन करते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें जो है उच्च प्रजाति समृद्धि के साथ निम्न प्रजाति समरूप एक ऐसे समुदाय की ओर संकेत करे जहां कुछ प्रजातियां हावी होती थी, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में बात करें, 80 में क्या पूछा है? तो इसमें पूछा है इन्वेंसिव स्पीसीज के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना। ऑप्शन 1, यह एक आक्रामक प्रजाति किसी भी प्रकार का जीवित जीव हो सकता है जो एक इकोसिस्टम के मूल निवासी नहीं है और उनका नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी, भारत कोई राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 4 आक्रामक विदेशी प्रजातियों की पहचान करता है। ऑप्शन सी, सभी गैर देशी प्रजातियां आक्रामक नहीं होती हैं। ऑप्शन डी, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत जंगली जानवरों के निर्यात के लिए मंजूरी जारी की। तो आपको बताना इन जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो अगर बात करें ऑप्शन 1 की तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी आक्रामक प्रजाति एक गैर स्वदेशी प्रजाति है जो शुरुआती बिंदु से फैलती है और प्रचुर मात्रा में हो जाती है। ठीक है। यानी किसी भी प्रकार का जीवित जीव हो सकता है जो एक इकोसिस्टम मूल निवासी नहीं है और नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। ऑप्शन इसमें देखेंगे बी की बात करें
तो इसमें पूछा कौन सा गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो बी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें सी भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें तो डी गलत है, ठीक है। यानी पर्यावरण वन मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, उसके तहत जंगली जानवर और वस्तुओं के निर्यात के जो है संगरोध प्रमाण पत्र के साथ अनुमोदन जारी करता है, ठीक है। तो ये 2002 की बात की गई, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, तो एक वर्ड था न्यूज़ में, ट्राइसाइक्लोसन। निम्नलिखित में किसमें ट्राइसाइक्लोसन विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिससे लंबे समय तक उच्च स्तर पर प्रभावन में रहने का हानिकारक माना जाता है। तो कैसे कुछ वर्ड होंगे, एक चर्चा थी एक वर्ड की, हम आपको उसको आगे चर्चा करेंगे। जैसे आप इस सी काऊ चर्चा में है, सी काऊ जो है कोरोमंडल तट से क्या हो रहे हैं, वो जो है वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो सी काऊ की IUCN में क्या स्थित है उसको आपको देखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा था ट्राई क्लोशन के बारे में, तो इसमें ऑप्शन एक दिया खाद्य परिरक्षक, फल पकाने के पदार्थ, और ऑप्शन सी पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक पत्र, ऑप्शन डी प्रसाधन सामग्री। तो इसमें ऑप्शन डी होगा प्रसाधन सामग्री, यानी एक ऐसा घटक है जो कई उपभोक्ता उत्पादों में प्रयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य जीवाणु संदूषण को कम करना रोकना होता है, और यह जीवाणु रोधी साबुन, बॉडी वॉश, टूथपेस्ट और कुछ सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त होता है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। तो जो वर्ड चर्चा में है, एक है एरिथ्रिटोल, ये जो है चर्चा में है ये वर्ड। अब ये है क्या, इसको जो है यह एक कृत्रिम जो है लोकप्रिय रूप में कृत्रिम क्या है स्वीटनर एरिथ्रोटल का प्रयोग जो है दिल के दौरे का और स्ट्रोक के जोखिम की संभावनाएं बढ़ी हैं। शोध का परिणाम की बात करें तो ये कुछ शोध हुए थे उसके बारे में दिया है। तो ये कुछ वर्ड जो है किससे रिलेटेड है ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में दिया है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये सब आप जो है PDF दे देंगे, आप यहाँ से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे कीवर्ड आपको कुछ एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शन में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको हम आपको कमेंट बॉक्स में व्याख्या के साथ आपको दे देंगे, आप वहाँ से जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।